ब्रेक इवन। ये अलग से कॉन्सेप्ट बताया नहीं हुआ, बट क्वेश्चन गिवन है। अगर क्वेश्चन गिवन है तो हो सकता है पेपर में आ जाए, और ना ही ये ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्योंकि पेपर में वो सवाल आता है जो बुक में हेडिंग के साथ बताया हो कि ये चीज है हमारे। तो ये क्योंकि हेडिंग के साथ नहीं बताई हुई, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक के अंदर, एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें पता तो होना चाहिए। ब्रेक इवन का लफ्जी मतलब क्या? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जब आप लोग एक बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है ब्रेक इवन अचीव करना, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जब आपको लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, ये स्टार्ट करने के अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से ये आपका रेवेन्यू जा रहा होता है, सेल या रेवेन्यू, और ये आपकी कॉस्ट जा रही होती है, ठीक है। तो एक खास टाइम या क्वांटिटी की सेल तक आपके पास लॉस आ रहा होता है, मतलब कॉस्ट ऊपर होती है, रेवेन्यू कम होता है, और एक ऐसी जगह आती है जहां पर आप लोगों का रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में बराबर हो जाता है। फिर अगर हम सेल करते रहते हैं तो फिर हमारा रेवेन्यू ऊपर आ जाएगा और से कॉस्ट नीचे आ जाएगा। तो ब्रेक इवन का बेसिकली कंसेप्ट क्या है या मकसद क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करवाना, रियलाइज करवाना कि भाई कितने यूनिट आप सेल करोगे तो आप ब्रेक इवन तक पहुंच जाओगे, आपका लॉस आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस शुरू करेंगे प्रॉफिट तो नहीं आएगा, पहले तो लॉस ही आएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने अपनी सेल बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आना है कि आप लोग ब्रेक इवन अचीव कर लो। फिर फर्दर वो कहेगा सपोज दैट यहां पर मैंने कहा कि यहां पर क्वांटिटी है 120, इसका मतलब है कि भाई साहब आप 120 यूनिट कम से कम सेल करो टू अवॉइड द लॉस, टू अवॉइड द लॉस। पेपर में सवाल आ सकता है हाउ मेनी यूनिट सोल्ड टू अवॉइड द लॉस, कितने यूनिट बेचेंगे कि लॉस ना हो, इसका मतलब है वो हमसे ब्रेक इवन पूछ रहा है। अब ब्रेक इवन के कई मेथड्स हैं। एक ब्रेक इवन को फाइंड करने का तरीका, पहले ब्रेक इवन में आपका अगर प्रॉफिट की इक्वेशन गिवन है तो प्रॉफिट को 0 के बराबर लिख देना। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की इक्वेशन गिवन है तो प्रॉफिट को किसके बराबर लिख देंगे? 0 के। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू या सेल्स, टोटल रेवेन्यू, और क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल रेवेन्यू भी गिवन है, टोटल कॉस्ट भी गिवन है, तो आप क्या करोगे? टोटल रेवेन्यू को बराबर कर देना टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन में प्रॉफिट 0 लॉस 0 होता है, इसका मतलब है रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका डिफरेंस 0 होगा, ठीक होगी बात। अब एक और चीज है, वो अब सिलेबस में नहीं रही, पहले सिलेबस में होती थी, वो ये कि ब्रेक इवन, ये आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा, ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। ये एक और चीज आपने पढ़ी होगी, अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ जाए मार्जिनल कॉस्ट के, वो भी ब्रेक इवन होता है। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ जाए मार्जिनल कॉस्ट के तो वो भी ब्रेक इवन होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ब्रेक इवन किस किस तरह से अचीव हो सकता है, तो ये सारे मेथड्स हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं और टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा विदाउट वेरिएबल होगी, विदाउट यूनिट्स, मतलब इसके साथ यूनिट्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे। जैसे 10 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है,
फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल साइन नहीं होता। और जो वेरिएबल कॉस्ट है हमेशा विद यूनिट्स, और वो यूनिट्स क्या होंगे, वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मुराद है, जब लिखा हो ना 2x 5x 7x, तो ये जिसके साथ वेरिएबल आता है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक टोटल कॉस्ट है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1000, तो ये चीज आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, 7x स्क्वायर प्लस 10x। और जो 1000 है फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होके होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा बगैर यूनिट के होती है। उसके बाद अगर हमारे पास ये क्वेश्चन एक आ जाए कि सपोज दैट कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20 and total fixed cost is ₹50,000, और कहते हैं जनाब हमने इसकी कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है, तो पता है टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, 20x प्लस 50,000। 50,000 के साथ यूनिट नहीं लगाएंगे, यूनिट बस किसके साथ आएंगे, वेरिएबल के साथ। अगर आपको कोई पर यूनिट वैल्यू गिवन की हो तो उसके साथ यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल कॉस्ट आ जाए। ठीक होगी बात। अब ब्रेक इवन के सवाल कैसे पेपर में आते। पहला नेचर ऑफ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन गिवन होगा, वो कहेगा कि आपके पास एक प्रॉफिट का फंक्शन है, और वो कहेगा ये है कि जी 7x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1000। सपोज ये आपके पास इक्वेशन है, हाँ जी, 7x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1000। वो कहते हैं इसका ना ब्रेक इवन बताएं, तो ये किसका फंक्शन है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, कैलकुलेटर में आंसर दे देगा। और इसको याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी सॉल्व फॉर एक्स ना करना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना अगर आप सही आंसर चाहते हो। तो 7x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। 5 मिनट ठहर के आ जाए। माइनस 7x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। इसको प्लस कर दे, 40 माइनस की बजाय प्लस कर दे, उठा आना नहीं चाहिए। माइनस प्लस, पहले प्लस में आ रहा था। अच्छा आप ना वो 20 स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो ये 77 की बजाय ना 70 कर दे, ये 400 कर दें, इसको बड़ा कर देते हैं, प्लस 400 x के साथ 400 कर दें, क्योंकि 4c आ जाएगा फिर तो बहुत पॉजिटिव आंसर आएगा। -2.6 और दो आंसर आएंगे, -54। अच्छा पहले जब माइनस है ना, वो माइनस से आंसर पॉजिटिव आ जाता। 400 का मेन तरीकाकार ये है कि आपने अपने प्रॉफिट फंक्शन गिवन होगा, उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें जो वैल्यू आपको अवेलेबल होगी वो हमारा आंसर होगा। कितना x इज इक्वल टू 50, एक 54 है 0.5 और दूसरा 2.6। पेपर में मोस्टली एक क्वेश्चन आप एक आंसर गिवन होता है, तो वही हमारा आंसर। अगला सवाल, एक नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि आपको प्रॉफिट का फंक्शन गिवन होगा, सिंपल उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखें, क्वेश्चन को जिस तरह से भी आ सकता है आपको, सेल प्राइस पर यूनिट इज
900 fixed cost is rupees 80,000, cost variable cost per unit is rupees 650. Find break even point. Find break even point. हाँ जी, तो ब्रेक इवन कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी, टोटल रेवेन्यू बराबर है होगा टोटल कॉस्ट। ये जो 900 सेल प्राइस है, ये एक यूनिट की है, ये टोटल है, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट लेट कर लो एक्स, तो टोटल रेवेन्यू किसके बराबर आ गया? 900 एक्स। ये याद रखना है, रेवेन्यू हमेशा टोटल लेना है, पर यूनिट गिवन हो तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और गिवन ही टोटल हो तो फिर एज इट इज ले देंगे। तो उसके बाद टोटल कॉस्ट किसके बराबर आती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो 900x इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 650x, 80,000x कर दें? No. फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कभी भी वेरिएबल नहीं है। हाँ जी, 900 में से 650 माइनस कर दे, 250. कितना? 250. 250x इज इक्वल टू 80,000 और x इज इक्वल टू 320। इसका मतलब है 320 यूनिट अगर हम सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। तो ब्रेक इवन अचीव करने के लिए क्या तरीकाकार होता है? या तो प्रॉफिट फंक्शन को 0 के बराबर पुट कर दें, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अच्छा, ये 320 जो आया, ये यूनिट्स आया या अमाउंट आई? अगर मैं ये कहूं आपसे, मुझे वो सेल बताएं अमाउंट फॉर्म में जो ब्रेक इवन अचीव कर दे, तो टोटल सेल्स या रेवेन्यू अगर फाइंड करना हो तो जो आपने यूनिट फाइंड किए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? सेल प्राइस पर यूनिट से। कितना? 288। अब सवाल के जवाब सुन लें। 2,88,000 की सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, या 320 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन अचीव कर। इस पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी भला पता है? टोटल कॉस्ट, अल्लाहु अकबर, वाह, तो ये 2,88,000 कॉस्ट आएगी। तो जब रेवेन्यू 2,88,000 है तो कॉस्ट भी 2,88,000 आएगी, तब तो इसका प्रॉफिट 0 होगा। हाँ, बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। मेन ब्रेक इवन है क्या, हमने ये सीखना है। अच्छा, एक और शॉर्टकट तरीका भी है, इससे भी शॉर्टकट है। देखिए, आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी, वो भूल गए होंगे इंशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? इसको प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला सिखाया था। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड होता है ये याद है कि सिखाया था? इसका मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूं। सिखाया ही नहीं, कंट्रीब्यूशन बताया था, जो बताया था वही तो फार्मूला होता है। ये मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। अब ब्रेक इवन का फाइंड करने का एक डायरेक्ट तरीका बताने लगा हूं। ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पर यूनिट है तो दोनों चीजें पर यूनिट ले लो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 80,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 900 माइनस 650। 900 माइनस 650 320। कितना आ गया ब्रेक इवन? 320। एक्स के अलावा है ये, कि अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हो ब्रेक इवन तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। फार्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पर यूनिट। लेकिन लेना पर यूनिट है, ब्रेक इवन पर यूनिट। एक चीज और पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, उसे बोलते हैं CS रेशो। CS रेशियो जो लिखा हुआ है यही फार्मूला है। C मतलब कंट्रीब्यूशन और S स्टैंड फॉर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको CS रेशियो भी बोलते हैं, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं। इसका नाम CS रेशियो भी है और इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक होगी बात? तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर CS रेशियो चाहिए तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन कितना है? 250 डिवाइडेड बाय सेल्स कितने हैं? 900 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कितना? 27.7%। तो ये चीजें आपको शायद कोई एक सवाल पूछा जाए आपसे इस तरह का भी कि आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना आना चाहिए, आपको ब्रेक इवन फाइंड करना आना चाहिए। अब ब्रेक इवन के फार्मूले हो गए 3। एक फार्मूला हो गया कि प्रॉफिट गिवन होगा उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। दूसरा फार्मूला हो गया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और एक फार्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पे है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है कि मैंने सेल में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो बताता है, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी, क्योंकि फिक्स तो फिक्स रहती है ना, उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है एक सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, एक हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन का तरीकाकार होता है, ये भी इसमें कवर कर देते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन वो छोटे होते आपने एक सवाल पढ़ा होगा जी, इतने बंदे काम करते हैं, इतने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, कितने लोग काम करेंगे कि ये वही वाली चीज। हाँ जी, तो इस तरह का सवाल अगर पेपर में आपको आ जाता है तो इसमें तरीकाकार क्या होता है, आपने एक देखना होता है डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट या इनवर्स रेशियो। अब आप जो सबसे ज्यादा इसमें गलती होती है वो इस बात पे होती है कि डायरेक्ट रेशियो ये होता है कि अगर दो वैल्यूज और दोनों इंक्रीज हो रही हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। जैसे आप लोगों का वेट बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। एज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर दोनों क्वांटिटी बढ़ रही है तो डायरेक्ट रेशियो होता है, और दोनों क्वांटिटी कम हो रही हैं तो भी डायरेक्ट रेशियो होता है। दोनों अगर कम हो रही हैं तो भी डायरेक्ट रेशियो। तो इनवर्स रेशियो कब होगी? जब एक वैल्यू बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, या एक कम हो रही हो और दूसरी बढ़ रही हो।
ठीक होगी बात? चले अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में सपोज दैट, पहले मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट उसको फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि पेपर में जब भी जिस चीज को फाइंड करना है ना, वो आपने पहले लिखना है। सपोज दैट नंबर ऑफ पर्सन आपने फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन में क्या करता है कि वो नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं, कुछ आवर्स काम कर रहे हैं और साथ कोई काम कर रहे हैं या यूनिट्स बना रहे हैं। सवाल आपको अंग्रेजी में कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, अंग्रेजी में लिखा होगा कि जनाब 50 लोग हैं, रोजाना 6 घंटे काम करते हैं और 300 यूनिट बना लेते हैं। कितने लोग काम करें, रोजाना 8 घंटे काम करें और 500 यूनिट बन जाएं। अब ये सारा कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा, एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा होगा। क्या सवाल क्या आएगा कि भाई मैंने एक जगह देखा 50 लोग 6 घंटों में 300 यूनिट बना लेते हैं, रोजाना 6 घंटे काम करते हैं। अब 500 यूनिट बनवाने हैं हमने, 8 घंटे रोजाना काम करवाना है, तो बताओ कितने लोग चाहिए। अब पेपर में सवाल आवर्स भी पूछे जा सकते हैं, यूनिट भी पूछे जा सकते हैं और पर्सन भी पूछे जा सकते हैं। तो तरीकाकार देख ले, अगर आपका कोई छोटा बहन भाई या जो भी है जो पढ़ता है, उसको समझाने में आपको भी बड़ी आसानी हो। अब सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको पहले लिख लेना, ज्यादा खूबसूरत सवाल लगेगा, वरना जहां मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ बनाना है और ऊपर की तरफ एरो उसका होगा जो डायरेक्ट रेशो होगी। एरो अपवर्ड किसका होगा? डायरेक्ट का। और आपने जिसको फाइंड करना है हमेशा इसी तरह लिख रहे। डन। आगे इसका तरीकाकार क्या होता है, मैं आपको सिखाने लगा हूं। कुछ इस तरह से आपने इसको मैच करना है, 1 बाय 1, 2 इकट्ठे नहीं करने। पहले बोलना कैसे है, 6 घंटे काम करते हैं हम रोजाना, 50 लोग हमारा काम कर लेते हैं। 6 घंटे काम करके 50 लोग काम करते हैं। अगर हमने 8 घंटे काम करवाए वही वाला, तो बताओ ज्यादा लोग चाहिए होंगे या कम? ये इस तरह का सब बोलना ऐसे है, जैसे मैंने एरो बनाना है ना, कंपेयर भी ऐसे करना है, फिर आपको मजा आएगा और अगले समझने वाले को भी मजा आएगा, वरना फिर आप फंस जाओगे। अगर आपने पर्सन टू आवर्स किया ना, फंस जाओगे। आवर्स टू पर्सन बोलना है। 6 घंटे काम करवाते हैं हम, 50 लोग हमारा वो काम पूरा कर देते हैं। हम कहते हैं भाई अब 8 घंटे काम करवाना है, तो वही काम कांस्टेंट रखना है, वही काम ज्यादा लोग करेंगे या कम? अब जाहिर सी बात है, रोजाना 8 घंटे काम होगा, तो अब हमें 50 बंदे नहीं चाहिए, 50 बंदों से कम। टाइम आपने बढ़ाया, लोग कम हो गए। टाइम आपने 6 से 8 घंटे किया, तो लोग आप कहेंगे कि 50 से कम हो जाएंगे। ये बात जिसको नहीं समझ लग रही वो पहले बताए कि क्या समझ लग रही है। देखिए आज 50 बंदे रोजाना 6 घंटे काम करते हैं, हमारा काम हो जाता है। हमने कहा भाई अब ना काम वही करवाना है, लेकिन हमने रोजाना 8 घंटे काम करवाना शुरू कर दिया। नहीं, यूनिट को कौन से रखने हैं, वो देखने नहीं है वो। आपने, मैंने कहा इसको देखो ही ना, ये है ही नहीं। सिर्फ 2 चीजों को एट द सेम टाइम कंपेयर करोगे तो काम होगा। उन्हीं बंदों नहीं, बंदे वही हैं। हमने ये देखना है बंदे पहले से हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे या कम। 6 घंटे रोजाना काम करवा रहे हैं तो 50 लोग हमारा काम कर देते हैं। हमने अब 8 घंटे रोजाना काम करवाना है, काम कांस्टेंट रखना है। अब कम लोग भी कम, क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा काम होना शुरू हो गया, तो कम बंदे भी वही वाला काम कर देंगे। एक बात क्या रखनी है, दूसरी चीज कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट रखेंगे तो ये रेशो बनेगी। इसका मतलब है ज्यादा टाइम काम करवाएंगे तो लोग हमें कम रिक्वायर्ड होंगे। तो टाइम ज्यादा हो रहा है, लोग कम हो रहे हैं, तो कौन सा रेशो बन रहा है? टाइम बढ़ रहा है 6 से 8 घंटे और लोग कम हो रहे हैं, तो रिलेशन बन गया इनवर्स। और इनवर्स रिलेशन का एरो आपने नीचे की तरफ बनाना है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ज्यादा लोग जल्दी काम कर लेंगे, थोड़े लोग ज्यादा टाइम कह सकते हैं, लेकिन मैंने तो रेशो बनानी है ना।
ताकि रेशियो मुझे ये पता चल जाए ना कि कामयाब ज्यादा हो रही है, दोनों बढ़ रही है, दोनों कम हो रही है, या इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब आ जाए अगला काम। अब हमने कंपेयर करना है यूनिट्स को, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने एरो बनाया, लेकिन अब सिर्फ यूनिट सोचने हैं और पर्सन सोचने हैं। अब घंटे नहीं सोचने। 300 यूनिट 500 बंदा बना लेता है, 50 बंदा। अब मैंने 500 यूनिट बनवाने हैं, ज्यादा बंदे कम चाहिए होंगे ज्यादा। अब ये नहीं सोचना घंटे भी तो ज्यादा है, नहीं, अब घंटे कांस्टेंट। अब 500 यूनिट बनवाना है, ज्यादा बंदे चाहिए, ज्यादा यूनिट बनवाने हैं, बंदे भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, दोनों ज्यादा हो रही है रेशो, तो डायरेक्ट। और डायरेक्ट रेशो का एरो कैसे बनता है? तो सबसे पहले टारगेट यही है कि अगर जिसको एरो बनाने आ जाते हैं उसका सवाल कभी गलत सर वो पहले वाले का मतलब इनवर्स रिलेशन होगा, फिर कैसे बनेगा? पहला जो पर्सन वाला अपना नीचे वो डायरेक्ट हमेशा डायरेक्ट बनाना, वो डायरेक्ट बना, वो हमेशा डायरेक्ट बनाना। अगर इस फॉर्मेट में करना है तो उसको हमेशा डायरेक्ट रखना, हमेशा। जिसको फाइंड करना है उसको हमेशा डायरेक्ट। फिर बाकी जितनी रेशियोज हैं बारी बारी कंपेयर कर। और स्पेक्स होता तो हम और वाले को बढ़ा। हाँ, अगर आर्स फाइंड करने होते तो फिर आर्स वाले को डायरेक्ट रेशियो। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है? हेड टू टेल जिसे आप लोग बोलते हो, जिधर टिप है ना वो नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे ये लिखेंगे x ओवर 50 इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 ओवर 300। लिखने का क्या तरीका होता है? जिस साइड पर एरो होता है उसको नीचे लिखना है, जिस साइड पर एरो होता है उसको नीचे लिखना है। तो पहले जो फाइंड करना है इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 ओवर 300। तो यहां पर हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जो रोजाना 8 घंटे काम करेंगे और हमें 500 यूनिट बनाकर देते हैं। तो ये 50 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 ओवर 300 मल्टीप्लाइड बाय 50। इसको हल कर लो, कितना? 62.5 मतलब तो 63 लोग होंगे जो रोजाना 8 घंटे काम करेंगे और 500 यूनिट बनाएंगे। नहीं, जिसको फाइंड करना है हमेशा इक्वल के उस साइड सब्जेक्ट रखना है उसको। और बाकी ये तो अभी एक सवाल किया ना, ये सारे सवाल आपको होना शुरू हो जाए। 500 को ये एक सवाल ऐसा हो जाता है, सारे सवाल ऐसे नहीं होते। अगला सवाल देखें, क्या हुआ? ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इस तरह से लिखेंगे इस तरह। एक पहले रिलेशन बताया होगा, दूसरा रिलेशन फाइंड करने वाला हम लिखेंगे। एक लाइन पूरी पहले गिवन होगी ना। एक और सवाल लिखे, इसमें हम डेज फाइंड कर लेते हैं, पर्सन इधर लिख लेते हैं और आर्स भी लिख लेते हैं। हाँ जी, 10 दिन में हमारा काम होता है। 5 लोग रोजाना काम करते हैं और रोजाना वो 6 घंटे काम करते हैं। 5 लोग रोजाना 6 घंटे काम करके 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। कितने दिन लगेंगे अगर लोग 8 हो जाएं लेकिन काम वो रोजाना 4 घंटे करें? अब ये अंग्रेजी में एक पैराग्राफ होगा, आपने उसमें से ये पहली लाइन पूरी करनी है और फिर उसके बाद जो फाइंड करने वाला है ना उसको हमेशा पहले लिख लेना है और वो ही अननोन होगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये 3 रिलेशन बने, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, जितने मर्जी बनाए फिर तो, लेकिन ज्यादा 3 वाला ही होता है। अब सबसे पहले इसकी कौन सी रेशियो लिखेंगे? डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट। अब पहले पर्सन को डेज के साथ और फिर आवर्स को डेज के साथ। बोलना कैसे है? 5 लोग 10 दिन में काम करते हैं, 8 लोग कम दिनों में काम करेंगे, ज्यादा दिनों में कम दिनों। इनवर्स रिलेशन आ गया, दिन बढ़ गए, पर्सन बढ़ गए तो दिन कम हो जाए। सोचना ही बस पर्सन और डेज है। अब आवर्स और डेज, 6 घंटे में रोजाना काम करता हूं, मेरा 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। अब मैं 4 घंटे रोजाना काम करूं तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम? ज्यादा। इनवर्स या डायरेक्ट?
इन्वर्स आएगा सर। घंटे कम और जो इनवर्स है इनवर्स इनवर्स है पहले 6 का था फिर 6 से 4, 6 घंटे से 4 घंटे हुए, टाइम कम हुआ, डेज ज्यादा हो गए, इनवर्स तो आवर्स कम हो रहे हैं, डेज ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी रिलेशन कौन सा हुआ? और ये नहीं कि एक इनवर्स बनेगा दूसरा डायरेक्ट बनेगा। कोई हर बंदे को समझ लग जाएगी, बस तसल्ली रखो। वो एक अलग बात है कि अभी आप मोटे दिमाग के लोग हो सारे, वो समझते हो ना मोटा दिमाग। असल में ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मुझे उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये 8वीं सवाल में सिखाया जाता है और अभी आप लोगों को सोचना पड़ रहा है। मतलब इतने बड़े हो गए हो, FSC कर ली, अपने खानदान की टाइम में पर्सन को हमने इस तरह करना है, खाने और पर्सन को यहाँ पे और वक्त की तरफ रहता है। ये ऐसी चीज है कि सारी जिंदगी परमानेंट मसला हल हो जाएगा, फिर आपको कभी याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? x/10 5/8 is equal to 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4। इधर 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर multiply 9.375 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना? 9.3 अप्रोक्सीमेटली 10 दिन। 10 बस उतना ही दिन दोबारा लगेंगे, थोड़े से पहले से कम हो जाएंगे क्योंकि बंदे बढ़ा दिए थे हमने, टाइम कम कर दिया। ठीक होगी बात? तो रेशो वाले सवाल हो जाया करेंगे। yes चले जी, अब आप लोगों ने अभी अपनी अकाउंटिंग की तैयारी रखी, इसको एक दफा जाकर जो सवाल मैंने करवाया एक दफा ये कर लेना, और मंडे से फिर मैं इसके आपको बुक से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर